तो चलिए पहला टॉपिक आज लेते हैं बिजनेस लाइन से, हाउ फार्मर्स कैन गेट मोर आउट ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स। यानी किसान व्यावसायिक फसलों से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम व्यावसायिक फसलों पर पढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। कैश क्रॉप की इंडियन फार्मिंग सिस्टम में क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है, ये विषय हम पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए न्यूज देखने की जरूरत नहीं कि ये क्या, यानी इसके पीछे की न्यूज क्या है। न्यूज नहीं, ये एक इश्यू है कि किसानों की आय को बढ़ाने में कैश क्रॉप, ठीक है, इस विषय पर लिखा गया। अब हम इसको क्यों पढ़ें, यानी IQIP रिनेशन, तो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस है, GS3 इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप कैसे किसानों की इनकम को बढ़ाएगा, इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, जैसा कि मैंने भी सोचा हुआ है आपसे। बट ठीक है, अब आइए देखें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। जैसे मॉडल क्वेश्चन तो आपको मैंने बता ही दिया, कमर्शियल क्रॉप कैसे किसानों की इनकम को बढ़ाएगा, ये सारे आप लिखेंगे एकलव्य आंसर राइटिंग में। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और विषय पर चर्चा यहां पर होगी। इसी रेफरेंस में 2022 में प्रश्न आया था इकोनॉमिक्स में, मेंस में, व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। समझिएगा, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या है मेरे प्यारे बच्चे। ऊर्ध्वमुखी, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब ये क्या है और ये किस प्रकार से किसानों की इनकम के साथ कनेक्टेड है, ये कॉन्सेप्ट भी सिखाने जा रहा हूं। और ये किस प्रकार से अगर हम कैश क्रॉप पैदा करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एडिटोरियल कह रहा है कि हमें कैश क्रॉप पर आना चाहिए जिससे किसानों की इनकम बढ़े। बट यहां पर इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसको मैंने एज अ कंटेंट आगे कन्वर्ट किया है। कैसे, जरा समझिएगा कि भाई कैश क्रॉप पैदा करना हमने कर लिया, लेकिन हमारे यहां जो सबसे बड़ी समस्या है एग्रीकल्चर के सामने मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखिएगा, ये देखिए प्रोडक्ट्स के सामने, यानी जो भी कृषि उत्पाद हम तैयार कर ले रहे हैं, कोई भी हम फल फूल सब्जी खाद्यान्न जो भी हम तैयार कर ले रहे हैं, प्रोडक्ट के सामने क्या कह रहा है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। यानी ये क्या क्या समस्याएं हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो भैया कैश क्रॉप पैदा करना अच्छी बात है, किसान व्यावसायिक फसलों से कैसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस पर बात करना महत्वपूर्ण है। ये तो एडिटोरियल राइटर ने बात किया है, बट मेरी बातचीत इनके साथ एक कदम आगे बढ़ी है, जिसको इनोवेशन कहते हैं, IQIP कहते हैं, कि भाई ठीक है, हम व्यावसायिक फसल तो पैदा करेंगे, कमर्शियल क्रॉप तो पैदा करेंगे, लेकिन कमर्शियल क्रॉप के साथ जुड़ी हुई अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो बॉटलनेक्स हैं, बाधाएं, उसको भी दूर कीजिएगा, तब जाकर के इसका हम मैक्सिमम लाभ उठा पाएंगे। यानी एडिटोरियल राइटर ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कैश क्रॉप के साथ कौन कौन सी बॉटलनेक्स हैं। और मेरे जब मैं कंटेंट बना रहा था, मतलब डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा अरे जब खत्म हुआ मैंने कहा भाई ये लगाओ, क्योंकि 2022 वाला हमें एक बेस दे रहा है सोचने के लिए, आपको भी, कि आज के बाद से एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और किसानों की इनकम पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड जो भी बॉटलनेक्स हैं और कैसे उन बॉटलनेक्स को दूर किया जाए, उस पर हम चर्चा करने वाले, यानी आप हमेशा करिएगा। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए हम कोई भी स्टेप उठाएं, हम क्रॉप डाइवर्सिफाई कर दें, नंबर 1। हम जो आज के एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं कि व्यावसायिक फसलों को खेतों में पैदा करा दें, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो बॉटलनेक्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ, कृषि उत्पादों के साथ, उसका समाधान ढूंढना जरूरी है। आई होप आपको मजा आ गया होगा। तो बहुत बढ़िया से, और ऐसे ही यूपीएससी हम लोग काम कर ले जाएंगे। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। अब आप कहेंगे सर इस यूनिट से कैसे कनेक्ट है, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, यानी क्रॉपिंग पैटर्न पर आता है क्वेश्चन आपसे। तो अब जैसे आपसे पूछता है क्रॉपिंग पैटर्न को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स, यानी क्रॉपिंग पैटर्न को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो निर्धारित करते हैं। कारक तो एक कारक, बहुत से कारक है, MSP ये सब वो सब, इनपुट उनपुट बहुत के आपको मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक कारक यहां पर मैं बातचीत करूंगा, किसानों को जिस फसल से, जिस क्रॉप से ज्यादा आय होगी। तो आज के बाद से क्रॉपिंग पैटर्न को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर में जब आप लिखेंगे नंबर 1 प्रॉफिट, फिर एग्जाम्पल देंगे जैसे कैश क्रॉप्स,
जैसे नकदी फसलें। सिंपल सी बात है। आई होप बहुत बढ़िया से आप समझ गए। ठीक है, तो ये जो आप व्यावसायिक फसलें हैं, इनसे अगर किसानों को लाभ होगा तो क्रॉपिंग पैटर्न जरूर बदलेगा, यानी किसानों को जहां भी लाभ होगा तो वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न बदलेगा। ठीक है बच्चे, फिर मॉडल क्वेश्चन कि भाई कमर्शियल या कैश क्रॉप कैसे जो हमारे किसान बंधु हैं उनकी इनकम को, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगी। और ठीक है ना, इसके साथ कहा गया है, क्या कहा गया, हाउ टू ऑगमेंट आर द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ आवर कैश क्रॉप। ठीक है ना, यानी हमारी नकदी फसलों की निर्यात क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अभी बताएंगे। वही बॉटलनेक दूर करिए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और भी बहुत सी बातें। टेस्ट योरसेल्फ। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, विच स्ट्रेटजी कैन हेल्प इन मेकिंग फार्मिंग प्रॉफिटेबल इन इंडिया एंड रिड्यूस द इकोलॉजिकल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द वाटर गजलिंग क्रॉप्स। कौन सी रणनीति भारत में खेती को लाभदायक बनाने और पानी की खपत करने वाली फसलों से जुड़ी पारिस्थितिक लागत को कम करने में मदद कर सकती है? जरा ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला है इंप्लीमेंटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स ऑफ एडिबल ऑयल एंड पल्सेस। फसल विविधीकरण लागू करना और खाद्य तेल और दालों के आयात को कम करना, नंबर 1। दूसरा, इंकरेजिंग फार्मर्स टू फोकस ऑन राइस, व्हीट एंड शुगर। किसानों को चावल, गेहूं और चीनी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। एडॉप्टिंग द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल फॉर कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। व्यावसायिक फसल उत्पादन के लिए एक जिला एक उत्पाद मॉडल को अपनाना। और चौथा है प्रमोटिंग द कल्टीवेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप्स विद लो कॉमर्शियल वैल्यू। कम व्यावसायिक मूल्य वाली पारंपरिक फसलों की खेती को बढ़ावा देना। अब इस पर आप विचार कीजिए, इसका आंसर इस एडिटोरियल एनालिसिस के बाद आपको मिल जाएगा। तो मुझे बताते चलिएगा कि एकदम मतलब जैसे कनेक्टिविटी बना के चलिएगा, जिससे आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इतने लंबे टाइम से आप फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चे नए भी हैं, अगर आप एकदम से अवेयर रहते हैं ना जो मैं बोल रहा हूं, तो आपको यह लगता है कि आप भूल जा रहे हो। ये हर एक इंसान की टेंडेंसी होती है, उसे लगता है कि हम भूल जा रहे हैं। मुझे भी लगता है, अदरवाइज यहां पीछे कंटेंट चिपकाने की आवश्यकता ना पड़ती। बट मुझे पता है कि मैं भूल कुछ भी नहीं रहा हूं, बट हमारा एक डर होता है, फियर फैक्टर होता है। तो आपके अंदर केवल फियर फैक्टर, आप भूल कुछ नहीं रहे। बस सुनिए, 2-4 पॉइंट लिखिए, बाकी आपके दिमाग में रहेगा। बस आप अपनी सोचने की क्षमता मजबूत कीजिए बस। तो आइए देखें, यानी एडिटोरियल शुरुआत कहां से हो रही है। वो कहते हैं कि पोस्ट लिबरलाइजेशन भारतीय कृषि में व्यापक बदलाव, यानी 1991 के बाद हमने 2001 के बाद और हमने भारतीय कृषि में बहुत से चेंजेस देखे। तो ये भी अच्छा एक पॉइंट है, कम से कम आपको पता लग गया। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, सेम यही जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन विटनेसिंग अ पैराडिगम शिफ्ट, डिस्कस। आ सकता है कि नहीं आ सकता, डिस्कस, ये प्रश्न आ सकता है कि नहीं। उदारीकरण के बाद भारतीय कृषि में व्यापक बदलाव देखे गए हैं, चर्चा कीजिए या उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो कम से कम अब आप देखिए क्या क्या चेंज हुए हैं। तो यहां से, यानी पहले हमारा फोकस था फूड सिक्योरिटी पर, लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन हम कहां पहुंच गए, अब हम इनकम सिक्योरिटी पर, यानी अब हम खाद्य सुरक्षा के साथ आगे बढ़ चुके हैं। भाई लोगों की आय सुरक्षा, यानी किसानों की आय बढ़नी चाहिए। मोनोक्रॉपिंग, यानी पहले हम एक फसली खेती करते थे, अब हम क्रॉप डाइवर्सिटी की बात करते हैं, यानी एक ही खेत पर कई प्रकार की फसलों को पैदा करना। पहले हम परंपरागत फसलें धान, गेहूं, गन्ना, इन्हीं पर बात करते थे, बट अब हम कॉमर्शियल या कैश क्रॉप की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ये मेजर चेंज, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। बट इन तीनों के बाद कहा गया कि ठीक है, हम क्रॉपिंग पैटर्न में एक पैराडिगम शिफ्ट, यानी एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। पोस्ट लिबरलाइजेशन अच्छी बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बट अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य यहां लिखा हुआ है, अंतिम फोकस क्या है कि भाई जो कृषि है वो लाभदायक बने और किसानों की इनकम बढ़े। ये एडिटोरियल राइटर कह रहे, मैं नहीं कह रहा, यानी किसानों की इनकम बढ़े, सिंपल सी बात है। और जैसे किसानों की इनकम बढ़े, देखिए 2017 का ये क्वेश्चन है, ये कंटेंट नहीं है, ये 2017 का IQIP है। जरा आप ध्यान से पढ़िए एक बार, क्या आप पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है। भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रही। तो अब
ऑब्वियस है, किसानों की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, खासकर जो 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। ठीक है, मार्जिनल 70%, यानी अगर भारत के कुल किसानों की संख्या 100 है तो उसमें से 70 कौन है? सीमांत किसान है। सीमांत किसान का मतलब 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। अब आप खुद सोचिए, 1 हेक्टेयर से कम भूमि कैसे उनकी इनकम बढ़ा सकती? बट हमें कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। और बाकी अगर 16% मिलाया जाए तो कौन से किसान, यानी लघु किसान उसमें आ जाएंगे। तो 86% लघु, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि। तो 86% आबादी है जो छोटे खेत रखती है। वो भी ये तो डेटा है काफी पुराना। उसके बाद भूमि जोतों का बंटवारा हुआ है फैमिलीज में, तो भूक्षेत्र और छोटे छोटे हो गए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, खेती का खंडन, विखंडन, उपखंडन। ठीक है ना, पार्टीशन ऑफ जो भी लैंड है, भूमि का जो विभाजन हुआ है फैमिलियों में, जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसने भी किसानों की इनकम को प्रभावित किया। और यूपीएससी ने एक प्रश्न भी आपसे पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा है? यही कि जो जोतों का खंडन, यानी जो भूमि है उसमें जो बंटवारा हुआ है उसके कारण से भू क्षेत्र छोटे हो गए हैं, लैंड एरिया बिल्कुल सिकुड़ गए हैं। फिर वहां पूछ रहा है कि इसके कारण भी किसानों की इनकम प्रभावित हुई है। तो फिर उसके बाद पूछा था क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसका एक विकल्प हो सकता है? मतलब इस प्रकार की चीजें कि क्या हम, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े उनको मिला करके एक बड़ा टुकड़ा बनाए और उसके बाद फिर जो है वहां से किसानों की इनकम बढ़ाए, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। समझ पाए कि नहीं? छोटे छोटे भूमि के टुकड़े उनको इकट्ठा कीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत, यानी कोई कंपनी आए आपके गांव में, आपके गांव में जितने भी लोग, आपके आसपास के जितने भी किसान, सबके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करे और सारी जमीन अपनी कर ले। यानी मालिक आप ही रहेंगे बट कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में जाएगा। क्या पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, वो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, सारा इनपुट कॉस्ट उनका होगा। और जब फसल तैयार होगी तो आपको एक निश्चित रकम मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। हमारे देश में क्या होता है, कोई भी चीज आती है उसका विरोध सबसे पहले हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज है। हाँ, बट चेक एंड बैलेंस हमेशा बना रहना चाहिए। अभी कुछ आपको उदाहरण मिल जाते होंगे, गुजरात में एक छोटे से किसान, मतलब एक समूह के साथ एक कंपनी ने ऐसे कर दिया। जब वो एक छोटा, जब पूरे देश में ये हो जाएगा, आप खुद बताइए कि अगर पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोटे किसानों के लिए जब हो जाएगी तो क्या किसानों का कोई भी ऐसे शोषण कर लेगा? असंभव है। 1-2 जगह है तो शोषण हो सकता है, लेकिन अगर हर जगह हो गया तो कोई शोषण नहीं कर सकता। ये हमेशा याद रखिएगा। इसको मैं एडुटेक कंपनियों से जोड़ता हूं। पहले देखिए मुखर्जी नगर में अलग अलग कोचिंग, अलग 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 टीचर्स थे, लेकिन जब बड़े बड़े एजुकेशन स्टार्टअप, बैजूस, रन एकेडमी, अड्डा 247, फिजिक्स वाला, ये सब आए तो क्या हो रहा है, सारे टीचर अपनी अपनी कोचिंग को साइडलाइन करके इनके साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो जब हम जा रहे हैं इन कंपनियों में तो हमसे क्या किया जा रहा है? बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब आपकी एक छोटी आइडेंटिटी थी, उस आइडेंटिटी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, लेकिन इन कंपनियों ने क्या किया, यानी अगर आप में टैलेंट है, आपके अंदर प्रोडक्शन देने की क्षमता है, तो आपको क्या मिल रहा है? बड़ा बेस मिल रहा है, आपको लाभ भी मिल रहा है ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ भी है, लेकिन वही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है ये, और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। साफ लिखा गया, खेती को लाभदायक बनाए, किसानों की आय बढ़ाए। आपसे पूछेगा इसका मॉडल क्या होगा, यानी किसानों की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। दोनों बातें ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब आइए, तो पहला सोल्यूशन जो भी एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो बताते हैं भैया क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करो, यानी फसल विविधीकरण करो। एक ही भूमि पर क्रॉपिंग पैटर्न हमेशा बदलता रहे, जिससे कि क्या होगा, जो भूमि है उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी और उत्पादन बेहतर ढंग से होता रहेगा, किसान की इनकम बढ़ती रहेगी। तो एक तो ये है। बट एडिटोरियल में कहा गया है कि अगर हम कैश क्रॉप पर फोकस करें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के मुकाबले ये ज्यादा फायदेमंद है। और बंदे ने क्या मॉडल दिया है बच्चे, और उसमें आपका भी बंदा शामिल है, उसने कुछ पॉइंट अपनी तरफ से डाल दिए, तो सोने पे सुहागा होगा। मैंने क्या डाला भी बताता हूं। तो आइए अब हम यहां से पढ़ते हैं कि भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक समाधान है, लेकिन उसके साथ साथ कैश क्रॉप यानी व्यावसायिक फसलें या नकदी फसलों का उत्पादन भी एक समाधान है। तो अब यहां पर दोनों
समाधान है कि भाई हम किसानों को कैसे उनकी इनकम बढ़ाएं, खेती को कैसे प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक व्यवसाय या बिजनेस बनाएं। तो कहा गया डाइवर्सिफिकेशन एक माध्यम है। ठीक है, क्या है डाइवर्सिफिकेशन? एक माध्यम है, चूंकि आज हमारा जो एग्रीकल्चर है वो पूर्णतया फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न पर आधारित है, जिसमें राइस, व्हीट और उसके साथ साथ यानी गन्ने की खेती हम करते हैं, चीनी, चावल और गेहूं। ठीक है, हम इसी पर फोकस है और इसके माध्यम से हम देश में जल संकट को भी तैयार कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो यहां पर यह कहा गया है कि जबकि हम जो भी एडिबल ऑयल, खाद्य तेल है, पल्सेस है, दालें हैं, इसके अलावा काजू है, स्पाइसेस यानी मसाले, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं और इस इंपोर्ट पर हम मैक्सिमम फॉरेक्स रिजर्व अपना खर्च कर देते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव अच्छी चीज है, यानी इसको आप बदलेंगे अच्छी चीज है, किसानों की इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इन कैश क्रॉप पर फोकस करें तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और उसके माध्यम से हम किसानों की इनकम को ज्यादा बढ़ा पाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर यही आता है कि वाणिज्यिक फसलें जो है अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल किसानों की आय भी बढ़ाएंगी। कैसे बढ़ाएंगी? यानी जो भी फसल पैदा हो रही है वो महंगी बिकेगी और कैश क्रॉप से जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। तो जिस चीज का निर्यात ज्यादा होता है, ऑब्वियस है उस फसल को अगर आप पैदा करेंगे तो आपकी इनकम बेहतर ढंग से बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, और ये बड़ी अच्छी बात है, आपको भी सीखना चाहिए कि जब भी कैश क्रॉप पर या किसानों की इनकम पर आप बात करें और इस प्रकार की नकदी फसलों के बारे में, कॉमर्शियल क्रॉप के बारे में लिखें, तो एक पॉइंट बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा कि भाई हमें अपनी फूड सिक्योरिटी से कोई कंप्रोमाइज या समझौता नहीं करना। तो आप भी अपने आंसर में छोटी छोटी चीजें, चूंकि आप आईएएस बनने जा रहे हैं, तो मतलब क्या होता है कि एक इमोशनल आंसर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। यानी आपने कोई बात कही, फिर एक लॉजिक दिया कि भाई ठीक है हम कैश क्रॉप पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम फूड सिक्योरिटी से कोई समझौता कर लें। तो कॉपी चेक करने वाले को लग जाएगा कि बंदे बंदी में एक बैलेंसिंग क्वालिटी है और उनको आईएएस चाहिए, अच्छा आंसर राइटिंग करने वाला नहीं चाहिए। यानी आपकी कॉपी में विजन दिखना चाहिए, जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उनको लगे कि हाँ ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव विजन दिख रहा है, ये याद है। अब आते हैं हम कॉमर्शियल या कैश क्रॉप के ऊपर मेरे प्यारे बच्चे। ऑब्वियस है या नकदी फसलें जिन्हें हम लाभ के लिए या हम जिन्हें प्रॉफिट के लिए पैदा करते हैं उनको बेचते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अभी हिंदुस्तान में जो मेन कैश क्रॉप है उसमें पहली है कॉटन, दूसरा है जूट और तीसरा है शुगर केन यानी गन्ना, याद रखिएगा। 3 हिंदुस्तान में अभी फिलहाल के लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं FAO यानी कृषि के लिए सबसे बड़ा यूएन का संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या कहता है जरा, अब यहां से अच्छी अच्छी बातें आएंगी। इंडिया क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किस किस चीज का। अब आप देख सकते हैं इंडिया लीडिंग है अरंडी यानी कैस्टर का, चिलीज यानी मिर्च का, कॉटन यानी कपास का, टोबैको यानी तंबाकू का और टर्मरिक यानी हल्दी का, याद रखिएगा। यानी इन सब में हम पूरे विश्व में अग्रणी उत्पादक है, याद रखिएगा। तो ऐसे में एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि चूंकि कॉमर्शियल क्रॉप की डिमांड ज्यादा है और ऐसे में जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उससे किसानों को ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो ऐसे में हमें क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव लाते हुए कॉमर्शियल क्रॉप पर फोकस करना चाहिए। तो आज के बाद से आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाएगा, तो उसमें आप एक पॉइंट और ये सारे एनालिसिस डाल दीजिएगा कि कैश क्रॉप के द्वारा। बट केवल ये कह देना कि अगर हम कैश क्रॉप पे जाएंगे तो किसानों की आय बढ़ जाएगी, वो महत्वपूर्ण नहीं। तो कैश क्रॉप को कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें, यानी कैश क्रॉप का हम अधिकतम दोहन कैसे करें, अब उसके लिए कुछ सुझाव बताए गए कि हमें इन पर भी फोकस करना है। पहला कि हमें भैया ईल्ड में यानी उपज में यानी पैदावार में सुधार करना है और लागत में यानी कॉस्ट में कमी करनी। कैसे करनी? अब यहां एक एग्जांपल दिया है कि भारत जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चिली यानी मिर्च का। ठीक है, 2974 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम पैदा कर रहे हैं, याद रखिएगा, लार्जेस्ट है, 2021 का डेटा है। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी पे आए, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी यानी प्रति हेक्टेयर में हमारे यहां मिर्च कितना पैदा होती है और चाइना में कितना पैदा होती है, तो हम चाइना से बहुत पीछे हैं, याद रखिएगा। यानी हमारा इतना है
और चाइना का 6,728 है पर हेक्टेयर। आप सोचिए हमसे मतलब डबल के ऊपर है वो। प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, पीटी में भी आ सकता है, जैसे इस बार आया है कुछ फसलों का चाइना से कंपेयर किया गया, तो इसको भी आप याद रखिए। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्या करना है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ाना है, और केवल कैश क्रॉप का नहीं, ये तो चलिए एक हो गया, आप पढ़ रहे हैं, सभी फसलों में हम चाइना से पर हेक्टेयर पीछे हैं प्रोडक्शन में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब आता है कि भाई कैसे हम किस प्रकार से जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएं। तो कुछ अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कृषि की उत्पादकता किन चीजों पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड होती है, निर्भर करती है। तो भैया क्लाइमेटिक कंडीशन यानी जलवायु की दशाएं, जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ सीड्स, जो भी बीज आप यूज कर रहे हैं उनकी क्षमता कैसी, यानी अच्छे बीज हैं कि नहीं, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। तो कहा जा रहा है कि भाई अगर कैश क्रॉप के द्वारा आप इंडियन इकोनॉमी को बड़ा करना चाहते हैं, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों कामों को करना होगा। अब आते हैं दूसरा बड़ा मजेदार पॉइंट है, इसमें भी मैंने अपना कैपिटलाइजिंग ऑन यूएसपी, यानी आपकी जो यूएसपी है उस पर हमें फोकस करना है, ये याद रखिएगा। यूएसपी का मतलब क्या हो गया, आपके उत्पाद की विशिष्टता, यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट, यानी आपके उत्पाद की विशिष्टता, ठीक है। उत्पाद की विशिष्टता का मतलब होता है कि ऐसा उत्पाद जो आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा दिख रहा है, उत्पाद की विशिष्टता, इसी को बोलते हैं यूएसपी, यानी आपके जो भी प्रोडक्ट विशिष्ट या स्पेशल यूएसपी वाले हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट हम कैसे डिटरमाइन करें, तो भैया हम कहेंगे कि जिनको जीआई टैग मिला हुआ, ये एडिटोरियल राइटर ने कहा, इसका मतलब होता है, यूएसपी का मतलब होता है भाई जैसे हमने हमारी जिन फसलों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखेगा। तो जीआई टैग जिनको भी मिला, इसका मतलब उनमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं एक्सपोर्ट की। तो अगर हम उनके उत्पादन के लिए स्पेशल पॉलिसीज लाएं और उसके साथ साथ फार्मर्स को हम इंसेंटिव दें, जैसे पीएलआई स्कीम, हालांकि इन्होंने ये पॉइंट यहां नहीं लिखा, मैं उसको इंटरलिंक कर रहा हूं, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में लेकर के आए, तो वैसे ही अगर हम कुछ प्रोत्साहन, कुछ इंसेंटिव इस प्रकार की कैश क्रॉप के संदर्भ में लाए, तो स्वाभाविक है किसान इसको पैदा करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गया यूएसपी पर पूंजी लगाना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया गया था, जैसे तमिलनाडु का ईरोड हल्दी जो है पूरे विश्व में सबसे अच्छा है, और ऐसे में अगर इसका उत्पादन हम व्यापक स्तर पर बढ़ाएं तो एक्सपोर्ट भी होगा और हल्दी उत्पादन करने वाले किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, आप ध्यान रखिएगा। अब समझ में आया कि तमिल फिल्में जितनी भी देखो उसमें शादी विवाह का सीन होता है, खूब दबा के हल्दी वल्दी लगाया जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब अपने यहां भी है, इधर भी नॉर्थ में भी है, लेकिन ठीक है। अब आते हैं, ये मैंने डाला कि केवल इरोड नहीं, अन्य जितनी फसलें जीआई टैग वाली हैं, तो पीटी के लिए भी होगा, मेंस इनको रट लीजिएगा, इन सभी फसलों के लिए हमें एक बेहतर पॉलिसी बना करके और इसका उत्पादन बढ़ाना चाहिए, जिससे इन फसलों को उगाने वाले जो किसान हैं उनको बेहतर लाभ हो और इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़े। दार्जिलिंग की चाय हो गई, कुर्ग अराबिया कॉफी कर्नाटका की हो गई, कंधमाल हल्दी ओडिशा की हो गई, एलेप्पे ग्रीन कार्डमम यानी इलायची केरल की हो गई, नागा मिर्चा नागालैंड का हो गया, इसके अलावा गोविंद भोग राइस वेस्ट बंगाल का हो गया, अल्फांसो आम महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक का हो गया, और सैफरॉन ऑफ कश्मीर कश्मीर का केसर, ऐसे ही बहुत कुछ। तो ये यूएसपी कहा गया कि भैया ऐसा करो, इन पर इन्वेस्टमेंट करो, जिससे कि ये इंटरनेशनल मार्केट में छा जाए, सिंपल सी बात है, यहां पर ये कहा गया। अब फिर इसके बाद आता है तीसरा, फोकस ऑन वैल्यू एडिशन, यानी मूल्य संवर्धन। अब वैल्यू एडिशन का मतलब, जैसे हमने कोई चीज पैदा की, काजू पैदा किया, मसाले पैदा किए, मिर्च पैदा कर ली, तो अब हमारी मिर्च, हमारा काजू, हमारा मसाला जो भी है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए तो लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हों। तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि सबको एगमार्क मिले, यानी सबका ग्रेडिंग हो, सबका अच्छे से मानकीकरण किया जाए, उनकी अच्छी ब्रांडिंग, यानी सिंपल दो सब, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, सिंपल सी बात है। ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि
जो प्रोडक्ट बने उसकी मार्केट में हमें बेहतर कीमत मिले। लोग विज्ञापन से ही तो अपनी कीमत बढ़ाते हैं। तो यहां पर यह कहा गया है। इसके अलावा एग्री एक्सपोर्ट क्लस्टर्स बनाइए, यानी कृषि निर्यात समूह का निर्माण कीजिए। अब आप कहेंगे सर ये कृषि निर्यात समूह क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे दार्जिलिंग, ये जितने भी जीआई टैग वाले हैं कि एग्जाम्पल के लिए बना रहे, तो एक जगह पर दार्जिलिंग टी का पूरा एक क्लस्टर बनेगा, एक जगह कुर्ग अरेबिका कॉफी का बनेगा। इस प्रकार का एक यानी समूह बनाइए। अब समूह का लाभ क्या होगा? क्लस्टर बनाइए जिससे कि एक्सपोर्ट से संबंधित सारी जो लिखा पढ़ी होती है ना, फॉर्मेलिटी होती है, बहुत बहुत इजी हो। यानी कि वस्तुओं को एक्सपोर्ट करना, उनका लॉजिस्टिक, ये सब बहुत इजी होना चाहिए। हम कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग होना चाहिए, जिससे कि उत्पाद आए, तुरंत मार्केट में जाए और उसका मैक्सिमम रेट मिले। चुकी क्लियर है? समझ गए आप? तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद कहा गया है अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय मानकों का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाना। इसका मतलब क्या है बच्चे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि जैसे कोडेक्स मानक वगैरह होते हैं, कोडेक्स स्टैंडर्ड होते हैं। अभी आप बस इतना याद रखिएगा, कोडेक्स अंतरराष्ट्रीय मानक, ठीक है, जैसे अपने यहां एगमार्क वगैरह है। तो कहने का मतलब है कि हम इस प्रकार से चीजों का मानकीकरण करें कि हम यहां से सामान जाए तो वापस ना। अक्सर आपने सुना होगा इंडिया से एक्सपोर्ट होकर के गया तो बाहर से जो भी है वो माल वापस आ गया। फिर इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ राइट इकोसिस्टम। हम क्या करें? एक नकदी फसलों से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करें। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? अरे भाई, जैसे आप पढ़ते हैं इकोसिस्टम एनवायरमेंट में, जहां पर सभी जीव जंतु एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो वैसे ही यानी हम नकदी फसलों का एक इकोसिस्टम विकसित करें। इसका मतलब है जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मंत्रालय के अंतर्गत, वो सब आपस में मिले। जितने भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर हैं वो आपस में मिले, जितने स्टेक होल्डर आपस में मिले। क्या हो जाएगा? सही पारिस्थितिक तंत्र। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, जैसे नेशनल कमोडिटी बोर्ड, राष्ट्रीय कमोडिटी बोर्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो ध्यान देने वाला बैंक है, उसके लिए जिम्मेदार है मेरे प्यारे बच्चों। इनको साथ आना चाहिए, याद रखिए, जिससे कि ये जो कमर्शियल क्रॉप है उसके एक्सपोर्ट पर बेहतर ढंग से काम कर सके। और किस चीज की आवश्यकता है? प्राइवेट रिसर्च यानी R&D पर खर्चा करना है तो प्राइवेट रिसर्च की आवश्यकता है, वो भी यहां पर मिलना चाहिए। इसके साथ साथ कहा गया और क्या कर सकते हैं? तो हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से आप लोग जरा रिवीजन कर लीजिए भाई। कैश क्रॉप को हम किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी में एक अच्छा, एक मजबूत, एक रोबस्ट क्रॉपिंग पैटर्न बनाए। तो 4-5 पॉइंट आपने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? 100% तैयार। अब आता व्हाट एल्स कैन बी डन, यानी और क्या किया जा सकता। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये सब प्रीलिम्स में भी आता है, लेकिन वही है कि हमारी प्रीलिम्स को पढ़ने की आदत ही अलग है। कितना भी समझाया जाए लेकिन वन लाइनर ही खोज रहे हैं। यूपीएससी में वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। जितने वन लाइनर आएंगे आपको छोड़ने पड़ेंगे। आप इस चीज से एग्री करेंगे या नहीं करें? जिसमें ABCD में से एक मारना है ना, 1-2 क्वेश्चन के लिए कुछ आता नहीं। तो इसका मतलब है कि हम अपने सिस्टम को अच्छे से समझें और एप्लीकेशन पर फोकस करें, प्रीलिम्स निकलेगा। तो ठीक है, अब आते हैं व्हाट और भी क्या किया जा सकता है भैया। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो बोटल नेक है यानी जो बाधाएं हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो है एग्रीकल्चर में, उसको दूर करें। यानी भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की, बेचने की, इधर देखिए, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करना। अब आइए समझाते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्रक्रिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यानी अप स्ट्रीम होता है क्या? इनपुट। अप स्ट्रीम यानी इनपुट, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, भूमि, लैंड, सीड, इरिगेशन, ठीक है, फर्टिलाइजर, ये सारे जो भी इनपुट लगते हैं उसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम मेरे प्यारे बच्चों, यानी रॉ मटेरियल। डाउन स्ट्रीम क्या है? डाउन स्ट्रीम यानी बेचने वाला है, यानी किसान के खेत में तैयार क्रॉप को, फसल की क्रॉप को कंज्यूमर की टेबल तक लेके जाना। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बाधाओं को भी हमें दूर करना होगा, तब जाकर के। तो यहां पर जो आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना, इसमें भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बाधाएं आएंगी। जैसे कैश क्रॉप जो भी हम पैदा करें तो अच्छी फसलें पैदा करें। तो
अच्छे बीज चाहिए, उसके लिए अच्छा पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए। सिंपल सी बात है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो अप स्ट्रीम भी चाहिए यानी रॉ मटेरियल भी अच्छा चाहिए। कैश क्रॉप के लिए अच्छा यानी अप स्ट्रीम अच्छा इनपुट चाहिए, और डाउन स्ट्रीम फसल तैयार हो तो उसे एक्सपोर्ट के लिए पूरा मार्ग भी चाहिए। तब आप लिखेंगे डाउन स्ट्रीम के लिए सुझाव क्या है? डेवलपमेंट ऑफ राइट इकोसिस्टम, कह सकते हैं कि नहीं, सही पारिस्थितिक तंत्र का विकास। इसके साथ साथ क्या कहा गया भाई, कहा गया डेवलपमेंट ऑफ एग्री एक्सपोर्ट क्लस्टर्स, ये सब वही है डाउन स्ट्रीम सिस्टम को मजबूत करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। समस्या यही है कि हमारे यहां अब ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम अप स्ट्रीम में क्या क्या समस्याएं हैं, डाउन स्ट्रीम में क्या क्या समस्याएं। तो हमारे पास सबसे बड़ी कमी हिंदुस्तान में क्या, क्वालिटी इनपुट नहीं, यानी बीज उर्वरक कीटनाशक जो भी हम उतना क्वालिटी नहीं जैसा चाइना अमेरिका में। इसके अलावा इरिगेशन की फैसिलिटी में भी समस्या है। लैंड होल्डिंग फ्रेगमेंटेड यानी छितराई हुई, छोटे 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 भूमि के मालिक हैं। इसके अलावा किसानों के पास मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे हिंदुस्तान के किसानों के पास इंटरनेशनल मार्केट में या क्रॉप मार्केट में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। परंपरागत रूप से जो पैदा हो रहा है वही पैदा हो रहा है। इसके अलावा फसल तैयार होने के बाद खलिहान में जब फसल रखी जाती, बहुत सी फसल खेत से खलिहान तक पहुंचने में ही नष्ट हो जाती। ठीक है, अब इसके बाद आता है डाउन स्ट्रीम में क्या क्या है। तो हमारे यहां प्रोसेसिंग यूनिट की कमी है, एक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कहां हम रखेंगे, वेयर हाउस वगैरह ही नहीं है। हमारे पास अच्छी सप्लाई चेन नहीं है, हमारे पास क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, मार्केट तक हमारी पहुंच कम है, मार्केट लिंकेज नहीं है। तो ये सब डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। मजा आया? मजा आया तो एंजॉय करिए। और ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रेडी हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो प्रीलिम्स का यह प्रश्न आप देख लीजिए और उसके बाद अपनी लाइफ को ताबड़तोड़ आगे बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा विज्ञापन है। रोप 2.0 में 2000 ऑफ चल रहा है और ये केवल 2 दिनों के लिए है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं रोप यानी बाइलिंगुअल बैच में, तो वो इस नंबर पर कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। यानी जितनी फीस थी उसमें फिर से 2000 रुपए ऑफ कर देगी, तो 18-19 हजार के आसपास आपको ये पड़ेगा। एक बार आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जो विशुद्ध हिंदी माध्यम के बच्चे, परिणाम 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है, इस नंबर पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हिंदी माध्यम का परिणाम बैच भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। इतिहास विषय से यह बैच शुरू होगा। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। डिजिटल लेड मैन्युफैक्चरिंग यानी डिजिटल आधारित विनिर्माण, यानी दूसरा टॉपिक